Jai Hind everyone, this is me Varsha Dubey. Today I'll continue the chapter 3rd of class 9th history with a new topic, the effect of war. जैसा कि आप जानते हो हम क्लास 9th के नाजिज़ मैन राइज ऑफ हिटलर पढ़ रहे हैं. एक चैप्टर 3rd बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आज इसको मैं एक नए टॉपिक से कंटिन्यू करूँगी, द इफ़ेक्ट ऑफ वॉर. In the last video we have discussed about Treaty of Versailles and its provision. पिछली वीडियो में हमने देखा था क्या है Treaty of Versailles, क्या इसके provisions थे. We have discussed that why people not supported Weimar Republic, है ना. ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी. Weimar Republic क्या थी, उसका क्या रोल था, क्यों लोग उसको डिसलाइक कर रहे थे. Now we are going to discuss that what was the impact of First World War in Germany and entire Europe. How has Europe suffered due to the effects of war? अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जर्मनी पे और पूरे यूरोप पे क्या असर पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और कैसे पूरा यूरोप इस वॉर के इफ़ेक्ट को झेलता है, सहन करता है ना. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली एंड फिनेंशियली. देखिए, द वॉर हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फिनेंशियली. जाहिर सी बात है, जब युद्ध होता है तो फिनेंशियली भी बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है हर देश को, और साथ में साइकोलॉजिकली यानी लोगों के दिल दिमाग पर भी बरसों बरस तक इसकी छाप रहती है. दिस क्रिएट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल. कंट्रीज इन्वेस्ट सो मच फॉर वेपन्स. देश जो हैं वेपन्स खरीदने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए, युद्ध जीतने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, है ना. वेपन्स खरीदते हैं देशों से, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा जो इकोनॉमी का कुछ बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इन्वेस्ट होता है, जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए या अच्छे काम के लिए, कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए यूज़ हो सकता था. तो कह सकते हैं कि डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट था साइकोलॉजिकल और फिनेंशियल दोनों. Next point is Europe turned from the continent of creditors to continent of debtor. यानी यूरोप said to be continent of creditors who used to give loan to the people, but after war it turned into debtor. They faced financial crisis क्योंकि ये आपस में ही लड़ रहे थे. वो यूरोप जो अब तक क्रेडिटर था, दुनिया के अन्य देशों को लोन देता था, अब वही यूरोप जो था वो डेप्टर बनता जा रहा था, कर्ज लेने वाला बनता जा रहा था. सबको अस्त्र शस्त्र खरीदने थे, है ना, वेपन्स खरीदने थे. तो फाइनेंशियल क्राइसिस की कंडीशन हो गई. क्यों? क्योंकि आपस में ही यूरोपियन कंट्रीज लड़ रही थी. नेक्स्ट है वीमार रिपब्लिक एंड इट्स सपोर्टर्स फेस्ड प्रॉब्लम. नवंबर क्रिमिनल, इसको मैं बाद में समझाती हूँ, पहले ये देखो क्या प्रॉब्लम्स थी. All the socialists and democrats who were supporter of Weimar Republic were had to face lots of difficulties. They were attacked because the German didn't like Weimar Republic, है ना. जितने भी सोशलिस्ट और डेमोक्रेट्स थे जो कि वेमार रिपब्लिक के सपोर्टर्स थे, उनको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी क्योंकि जर्मन जो थे वो उनको पसंद नहीं करते थे वेमार रिपब्लिक को. तो जो उसके फॉलोअर थे कई बार वो उस पर अटैक भी कर देते थे. द अटैक्स वेर कॉमन ऑन वेमार रिपब्लिक सपोर्टर्स एट दैट टाइम. तो इन दिस वे द सपोर्टर्स ऑफ दिस रिपब्लिक बिकेम द ईजी टारगेट ऑफ द पीपल. आसानी से लोग टारगेट कर लेते थे वेमार रिपब्लिक के सपोर्टर्स को और उन पर अटैक कर देते थे. ठीक है, यहाँ एक नाम आ रहा है, आप देखो, नवंबर क्रिमिनल. नवंबर क्रिमिनल क्या है? दे आर द सपोर्टर ऑफ वेमार रिपब्लिक. एक्चुअली द ट्रीटी वॉज साइंड इन नवंबर. वेमार रिपब्लिक ने जो ट्रीटी साइन की थी, पीस ट्रीटी वर्साइल्स की, वो नवंबर में साइन की थी. And according to the people of Germany, they signed the Hague Treaty in November so that they were known as the November criminal. क्योंकि इन लोगों ने, इन रिपब्लिक के फॉलोअर ने नवंबर में ट्रीटी साइन की थी, इसीलिए इसके जो सपोर्टर्स थे उनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा गया, यानी हत्यारे, है ना. नेक्स्ट है डीप इम्पैक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन यूरोपियन सोसाइटी. देखिए कैसे, हाउ. हमने अब तक देखा कि वॉर का फिनेंशियल और साइकोलॉजिकल दोनों प्रभाव था. German wanted to have revenge, so because of that क्या करते हैं वो? Trench life glorified, however truth was different. देखो, this is a trench क्या होता है पहले ये समझो. What is trench? This is a long deep hole dug in the ground for soldiers to hide in during enemy attack. मतलब सैनिकों के लिए 2 मीटर तक गहरे सैनिक जो थे वो 2 मीटर तक गहरे गड्ढों में छिप करके, मतलब अंदर ही अंदर मिट्टी के एक सुरंग जैसा रहता था और गहरे गड्ढे होते थे, उसमें छिप करके रहते थे और अटैक करते थे.
और इस तरीके से ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाइड किया गया, यानी सोल्जर्स को साइकोलॉजिकली ये दिमाग में डाला गया कि आप ट्रेंच में रहकर अपने देश के लिए कुछ करोगे तो ये आपके लिए बड़ी महानता का काम होगा। हावेवर ट्रुथ वॉज डिफरेंट, जबकि सच इससे अलग था। दे हैड टू फेस सो मच डिफ़िकल्टीज, शॉर्टेज ऑफ फूड एट्सेट्रा, बहुत सारी प्रॉब्लम, उनको खाने नहीं मिलते थे कई कई दिनों तक, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम थी। ठीक है, सच तो कुछ और ही था। नेक्स्ट पॉइंट है मेन शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड एग्रेसिव। मीन्स अ काइंड ऑफ सिनेरियो और माहौल कुछ इस तरीके का था, हैड बिन क्रिएटेड दैट आर्मी शुड गेट मोर रिस्पेक्ट देन सिविलियन, सो दैट पीपल इंस्पायर्ड टू ज्वाइन आर्मी। लोगों के दिमाग में ये बात बैठाई जा रही थी कि अगर आप आर्मी में हो तो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, देश के लिए मर मिटो, है ना, और सिविलियन से ज़्यादा रिस्पेक्ट सम्मान जो है वो एक आर्मी को मिलता है, ये दिमाग में भरा जा रहा था। सो दैट पीपल इंस्पायर्ड टू ज्वाइन आर्मी। It was presumed that a man should be aggressive and strong so that could fight like a soldiers for their country. लोगों से ये उम्मीद की जाती थी कि अगर आप क्रोधी स्वभाव के हैं, एग्रेसिव हैं, स्ट्रांग हैं और अपने देश के लिए कुछ कर पाते हैं, एक सोल्जर्स की तरह लड़ पाते हैं, तो ये बड़ी महानता का काम होगा। फिर है एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन पब्लिक। मतलब केवल उसी आदमी की बात सुनी जाएगी जो देश के सम्मान के लिए बात करेगा, है ना। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी बिकम अ यंग फ्रेगाइल आइडिया इन दिस सिचुएशन। मतलब डेमोक्रेसी को कमज़ोर विचारधारा बता दिया गया, बोला डेमोक्रेसी तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है और इसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट हैं। स्ट्रांग होना, एग्रेसिव होना इज़ द गुड थिंग, और जो देश के लिए मर मिटे वही महानता का काम है, ये लोगों के दिमाग में डाला जा रहा था, एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा था। नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप ग्रेव। मीन्स ऑल दिस गेव अ फर्टाइल ग्राउंड टू कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप। यानी इन दिस वे आप कह सकते हैं, मतलब एक तरीके से आप देख रहे हो कि कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप यानी लोगों के मन में रूढ़िवादिता डाली जा रही थी और डिक्टेटरशिप के लिए एक बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा था, है ना। मतलब देश के नाम पर लोगों को मारा जा रहा था, देशभक्ति के नाम पर। तो आज के लिए इतना ही। दिस वे आई हैड एक्सप्लेन यू दैट आफ्टर इफेक्ट ऑफ वॉर, क्या इफेक्ट पड़ा युद्ध का, ऑल द साइकोलॉजिकल, फिनेंशियल, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ जर्मनी गेव राइज टू कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप लाइक हिटलर। ये सारी कंडीशंस होती थी जर्मनी की, पॉलिटिकल कंडीशन, फिनेंशियल कंडीशन, साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द पीपल, ये सब कुछ किसको पुश कर रही थी, प्रमोट कर रही थी, डिक्टेटरशिप को वहाँ आने के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड बना रही थी, एक बेस बना रही थी। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल नो अबाउट पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, क्या था ये, है ना। इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, keep learning. Please like, share and subscribe my video. Don't forget to hit on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Jai Hind. Thank you.